वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यौम शुहदा के मौके पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का करेंगे इफ्तिताह। पीएम मोदी इस मौके पर जलसे आम से भी करेंगे खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से फ़ोन पर की बात। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की सूरत हाल और दोतरफा दिलचस्पी के उमूर पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दुश्मनी के खात्मे और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते पर वापस आने के लिए हिंदुस्तान के मुसलसल अज़्म का किया इआदा। पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के वज़ीर आला के तौर पर लेंगे हलफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और आसाम और हिमाचल प्रदेश के वज़राए आला भी हलफ बर्दारी की तकरीब में रहेंगे मौजूद। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने बीरभूम वाक़े पर मगरबी बंगाल हुकूमत से तलब की तफसीली हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट। बीजेपी ने मुतासरा मकाम का दौरा करने और शवाहिद जमा करने के लिए तश्कील दी 5 रुकनी कमेटी। रियासती हुकूमत से मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। भारत दौरे पर आए यूनान और उम्मान के वज़राए ख़ारजा आज वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेने के साथ साथ इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी करेंगे तबादला ख्याल। यूक्रेन के सदर ने कहा, 1 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ अमन मुज़ाकरात करना मुश्किल। अमरीकी सदर जो बाइडन ब्रसेल्स के दौरे के दौरान यूक्रेन के बहरान पर बात करने के लिए नेटो और यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। इन मुलाकातों से कबल जर्मन चांसलर और यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेनी मुहाजिरीन के लिए की मज़ीद मदद की अपील। स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के दूसरे दिन आज पहले राउंड के मैच में कई बड़े भारतीय खिलाड़ी उतरेंगे मैदान में। किदाम्बी श्रीकांत, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल आज अपना पहला टूर मैच खेलेंगे। बी सुमीत और अश्विनी पुनप्पा की भारतीय जोड़ी ने पहले राउंड का मैच जीता। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में यौम शुहदा के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बिप्लोबी भारत गैलरी का इफ्तिताह करेंगे। इस गैलरी में इनकलाबियों के ताउन और बरतानवी राज के ख़िलाफ़ उनकी जद्दोजहद को दिखाया गया है। पीएम मोदी इस मौके पर जलसे-आम से भी खिताब करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म के आज के इस प्रोग्राम पर आइए बात करते हैं। फ़ोन पर मौजूद हैं हमारे साथ हमारे नामा निगार सुधाकर से। सुधाकर, आज यौम शुहदा के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पीएम का जो है आज कौम के नाम बिप्लोबी को वक्फ़ करना, तो ये नौजवानों को, ख़ासकर युवाओं को, यूथ की अगर हम बात करें तो किस तरह का मैसेज है, ख़ासकर जब देश भारत जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसको देखते हुए? सही बात कहा आपने मसरूर। और निश्चित तौर पर आज एक खास दिन भी हम जानते हैं कि आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने क्रांति की अलग जगाई थी देश में, देश के करोड़ों युवाओं को एकजुट किया था, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए जागरूक किया था उनको, और उनको शहादत उस दिन मिली थी। उसकी याद में हम इसको शहीदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। देखिए, ये खास तौर से ये जो गैलरी है, जिस तरह से हमारा स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारियों का, विभिन्न सशस्त्र आंदोलन का जो रोल रहा है, उसको सही तरीके से उसका चित्रण नहीं किया गया, उसको दर्शाया नहीं गया। इन तमाम चीजों को देश के सामने लाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य विमर्श का ये हिस्सा बन सके, ताकि ये जो घटनाएं थी अलग अलग देश के हिस्सों में हो रही थी, चाहे पूर्वोत्तर की बात हो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किसी भी हिस्से की बात हो, और ये घटना एक तरह से समग्र रूप से आजादी के आंदोलन को एक नई पराकाष्ठा पर पहुंचा रही थी, और जिसको हमने देखा कि 1947 में जिसकी वजह से देश को आजादी भी मिली। तो इन क्रांतिकारियों की भूमिका देश के सामने आ सके,
उन सशस्त्र आंदोलनों के बारे में देश को जानकारी मिल सके, उन संगठनों के बारे में देश को पता चल सके। नौसेना का विद्रोह हुआ था, जी, अनुशीलन समिति थी, इस तरह के तमाम, यूरोप में कहीं कोई संगठन बना रहा था, ये तमाम चीजें देश के सामने आ सके, इस मकसद से इस गैलरी का निर्माण किया गया। और जाहिर तौर पर आपने कहा भी, मशहूर आजादी का अमृत महोत्सव है, तो उस दौरान कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे क्रांतिकारियों को जिनको उस रूप में नहीं याद किया गया जिस रूप में याद किया जाना चाहिए था, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देना, तो साथ ही साथ उनकी जिंदगी के तमाम पहलुओं को आम लोगों के सामने पेश करना, ये एक बड़ा मकसद है। लेकिन मशहूर, मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी, कोलकाता के साथ अलग अलग हिस्सों में इस तरह के जो प्रेरणा स्थल है वहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, मणिपुर हो, दिल्ली हो, या काकोरी स्टेशन हो, गोंडा जेल हो, मुंबई हो, नासिक हो, तमाम जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो लोग इन जगहों पर जाके श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर सकते हैं। तो अखबारों में भी डिजिटल श्रद्धांजलि किस तरह से दी जा सकती है, उसके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। आप QR कोड स्कैन करें और QR कोड को स्कैन करके आप डिजिटली श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, अपने बारे में, अपनी फोटो, अपनी जानकारी और अपने संदेशों के साथ। तो एक महत्वपूर्ण ये पहल सरकार की तरफ से है। इसके लिए digitaltribute.in एक वेबसाइट भी बनाया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज वज़ीर आज़म बिप्लोबी यौम शुहदा के मौके पर ख़ास करके इस गैलरी को शुहदा को खिराज अक़ीदत करने के दिन के मौके पर उनको आज वक्फ़ करेंगे कौम को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधाकर। और हम नाज़रीन बुलेटिन में बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से फ़ोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर आज़म मोदी ने तनाज़ात को ख़त्म करने और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते पर वापस आने की भारत की अपील को दोहराया। वज़ीर आज़म मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का यकीन असरी आलमी निज़ाम की बुनियाद के तौर पर बैनुल-अक़वामी क़ानून और तमाम ममालिक की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम में है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख़याल किया और तिजारत, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, दिफ़ा और सलामती और आवाम से आवाम के राब्तों समेत मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म मोदी ने दो तरफ़ा आज़ाद तिजारती मुआहदे की बातचीत के मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने गुज़िश्ता साल दोनों रहनुमाओं के दरमियान वर्चुअल बातचीत के दौरान अपनाए गए इंडिया UK मॉडल 2030 को नाफिज करने पर हुई पेशरफ्त की भी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म मोदी ने बरतानवी वज़ीर आज़म का जल्द अज जल्द भारत में खैर मकदम करने की भी ख्वाहिश जाहिर की। और पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब देहरादून के परेड ग्राउंड में दोपहर को होगी। पुष्कर सिंह धामी के साथ 11 वज़रा के भी हलफ लेने का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सदर JP नड्डा, आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्व शर्मा और हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर भी हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए BJP तंजीम ने पूरी तैयारी कर ली है। तकरीब में रियासत के तमाम अजला से कारकुनान शिरकत करेंगे। पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। इस पर और उनकी काबीना पर बात करते हैं। आइए अपने नामानिगार उर्मिलेश से। उर्मिलेश, पुष्कर सिंह धामी आज यूँ कहें तो दूसरी मरतबा, हालांकि एज ए CM वो आज जो है शपथ ले रहे हैं, और लेकिन उनको पहले कार्यकाल में बहुत कम वक्त मिला था। इस बार वो बाज़ाब्ता तौर पर उनकी ताजपोशी हो रही है। किस तरह की तैयारियां की गई है और किस तरह से कैबिनेट का कुछ क्या रह सकता है, क्या होगा? जी मसरूर, अगर बात करें उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड की, तो आज उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर जो 5वीं विधानसभा है उसके 12वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर शपथ लेंगे। और एक बात और है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि दूसरी बार यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे उत्तराखंड के, तब बहुत अल्प समय उनको मिला था, कम समय मिला था, लेकिन उस कम समय में भी उन्होंने अपने आप को साबित किया था। तमाम जो विकास कार्य थे उन विकास कार्यों की गति जो है रफ्तार पकड़ती दिखाई दी थी। मसूर, अगर कहा जाए इस बार जो है नए जो
मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उस मंत्रिमंडल में कम से कम ये कहा जा रहा है कि 10 से 11 लोग जो है इस मंत्रिमंडल में शपथ ले सकते हैं। और साथ ही उसमें क्योंकि इस समय महिलाओं की अगर बात की जाए तो अच्छी खासी तादाद विधानसभा में जो है जीत के आई है, तो लिहाजा कहीं ना कहीं जो महिलाओं की जो मंत्रिमंडल में जो शामिल करने वाली बात है तो वो भी वहाँ पे महिलाएं जो हैं शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि कुछ पुराने चेहरों को जो है पुराने चेहरों को जो है रोक करके नए चेहरे जो है विधानसभा में उसमें मंत्रिमंडल में पहुंचाए जा सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं एक अच्छा मंत्रिमंडल बने और आने वाले दिनों में जो है सरकार की जो योजनाएं हैं, विकास कार्य हैं, उन विकास कार्यों को जो है रफ्तार मिले। दूसरी बात यह है मसरूर कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बन रही है, केंद्र और राज्य की कई सारी योजनाएं यहाँ पर हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि अब डबल इंजन की सरकार बन गई है, इससे कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है उन विकास कार्यों को भी रफ्तार मिलेगी। मसरूर, उत्तराखंड की अगर बात करें तो ख़ास करके उत्तराखंड के अगर हम भौगोलिक एतबार से देखें तो एक पहाड़ी इलाका है और उसकी अलग अपनी चुनौतियां हैं। इस मरतबा पूरा कार्यकाल मिल रहा है काम करने का पुष्कर सिंह धामी को, तो कितना बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए, एक नौजवान को एक तरह से क़यादत मिली है। निश्चित तौर से जिस तरीके से कि यहाँ की उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से भी अधिक सीटें यहाँ पर दी हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरफ चुनौती होगी उनके पुष्कर सिंह धामी के पास कि यहाँ की जनता का जो विश्वास है उस विश्वास के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व ने जो उन पर विश्वास जताया है मसरूर, उस विश्वास पर खरा उतर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मिलेश तमाम जानकारी के लिए। और नाजरीन, बुलेटिन में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब कल यूपी में बीजेपी अरकान असेंबली की अगर बात करें तो वहाँ भी मीटिंग होगी जिसमें लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस मीटिंग में बतौर मुशाहिद मौजूद रहेंगे। 25 तारीख को शाम 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद होगी जिसमें पार्टी के कद्दावर रहनुमा शिरकत करेंगे। राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर से मुतालिक बजट के ज़िमनी मुतालबात और बजट से मुतालिक बहस का मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन जवाब देंगी। इसके साथ साथ वजारत रेलवे से मुतालिक बहस भी आज जारी रहेगी। इसके अलावा राज्यसभा में वजारत मेहनत और रोज़गार से मुतालिक बहस को भी फहरिस्त बंद किया गया है। लोकसभा में शहरी हवाबाजी से मुतालिक बहस मुकम्मल हो चुकी है और मरकज़ी वज़ीर का जवाब ऐवान में आना बाकी है, जबकि मरकज़ी वजारत तिजारत और सनअत की कारगुजारी से मुतालिक बहस भी फहरिस्त बंद की गई है। इसके अलावा इजाफी फहरिस्त में मज़कूर कट मोशन भी फहरिस्त बंद है। मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज लोकसभा में शहरी हवाबाजी की वजारत के मुतालबात ज़र पर बहस का जवाब देंगे। इसके बाद लोकसभा में वजारत तिजारत के मुतालबात ज़र पर भी बहस होगी। मरकज़ी वजारत दाखिला ने मगरबी बंगाल हुकूमत से बीरभूम वाक़े पर तफसीली हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट तलब की है। मगरबी बंगाल के बीरभूम में तशद्दुद और आतिशज़नी की वजह से हलाकत के वाक़े में के बाद रियासत की अहम अपोजिशन जमात बीजेपी ममता हुकूमत के ख़िलाफ़ हमलावर हो गई है। इसे कत्लेआम करार देते हुए बीजेपी ने इस वाक़े के लिए तृणमूल कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराया है। इस वाक़े के बाद रियासती बीजेपी सदर और रुकन पार्लिमान सुकांत मजुमदार की क़यादत में बंगाल के मुतादिद मेंबरान पार्लियामेंट के एक वफ़द ने मंगल को नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से इस मामले में मरकज़ से मुदाखलत का मुतालबा किया। बंगाल में बीजेपी ने मुतासिरा मकाम का दौरा करने और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी और रियासती हुकूमत से कसूरवारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। यूनान के वज़ीर ख़ारजा निकोस डेंडयास 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर भारत पहुँचे हैं। ये वज़ीर ख़ारजा डेंडयास का भारत का पहला दौरा है। उनके दारुल हुकूमत दिल्ली पहुँचने पर वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा निकोस डेंडयास अपने भारतीय हम मनसब एस जयशंकर के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा लेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत करेंगे। भारत और यूनान के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं। ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बद्र बिन हमद बिन हमूदुल अबू सईदी आज से भारत के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। वो शाम को वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अबू सईदी भारत के सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरान वो दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में होने वाली पेशरफ्त का वसी जायज़ा लेंगे। दोनों ममालिक इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत और ओमान ने कोविड की वबा के दौरान बाहमी ताउन जारी रखा।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने डिफेंस एक्सीलेंस आइडेक्स स्टार्टअप और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 380 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 14 अशिया की ख़रीदारी को मंजूरी दी है। ये अशिया भारतीय फ़ौज के बहरिया और फ़िज़ाइया ख़रीदेंगी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक नए आसान तरीक़ेकार को भी मंजूरी दी है। काउंसिल ने 8,357 करोड़ रुपए के फ़ौजी वसाइल और मशीनरी की ख़रीदारी को मंजूरी दी, जिसमें एयर डिफेंस, फायर कंट्रोल, रडार और GSAT B7 सैटेलाइट शामिल हैं। वजारत दिफा ने कहा है कि साजो सामान और सिस्टम्स के हुसूल से मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों में इजाफा होगा, जिससे बेहतर विजिबिलिटी, नकलो हरकत में इजाफा, मवासलात में बेहतरी और दुश्मन के तैयारों का पता लगाने की सलाहियत में भी इजाफा होगा। मुल्क में कोविड टीकाकारी की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में इन्फेक्शन की रफ्तार में कमी आई है। कोविड वबा के ख़िलाफ़ सबसे मुअस्सिर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 181.85 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। इसके साथ ही टीकाकारी मुहिम के 431वें दिन शाम 7 बजे तक 27 लाख से ज़्यादा कोविड टीके की खुराक दी गई और इसके साथ अब तक 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को 50 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में UGC SAP का इनेकाद किया गया है ताकि आला तालीमी निज़ाम को मजबूत किया जा सके और तलबा के लिए तालीम को आसान बनाया जा सके। इस प्रोग्राम में भारत और पड़ोसी ममालिक के दरमियान तरक्याती ताउन पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार पेश किया जाता रहा है। प्रोग्राम में DGRIS समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि एक माह से जारी जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ अमन मुज़ाकरात मुश्किल और जद्दोजहद से भरपूर है। ताहम उन्होंने मज़ीद कहा कि हम उसकी तरफ कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रात देर गए एक वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मारियोपोल शहर में 1 लाख अफराद ग़िज़ा, पानी और अद्वियात के बगैर गैर इंसानी हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरातकार मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ख़ास नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमले की वजह से मारियोपोल शहर से लोगों को बहिफाजत निकालने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन यूरोप के दौरे पर बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में यूक्रेन के बहरान पर बातचीत के लिए नेटो और यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इसके साथ वो G7 ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने कहा है कि सदर बाइडन यूरोप की तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफे और तेल और गैस के लिए रूस के इन्हिसार को कम करने के बारे में मुश्तरका ऐलान करेंगे। सलमान ने रूस को चीन की तरफ से फ़ौजी साजो सामान मिलने की बात मुस्तरद कर दी। अमेरिकी सदर ने चीन को ख़बरदार किया है कि अगर उसने रूस की मदद की तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने कल ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास से कबल रूस से जर्मनी और यूरोप की तवानाई की सप्लाई रोकने को मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ ही शोल्ज़ ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा ख़त्म होने में वक्त लगेगा और पाबंदियों को यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक की हिमायत भी हासिल होनी चाहिए। जर्मन चांसलर ने कहा है कि वो जल्द ही रूस से कोयले, गैस और तेल की दरामदात पर इन्हिसार कम कर देंगे। तवक्कुह है कि तवानाई की पाबंदियों का मसला यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास में हावी रहेगा। दरियासना जर्मनी के चांसलर और यूरोपीय पार्लियामेंट में यूक्रेनी मुहाजिरीन के लिए मज़ीद इमदाद पर जोर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के एक माह बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने कहा है कि बेतुकी जंग नाकाबिल तस्ख़ीर है और इसे मैदान जंग से अमन की मेज़ पर ले जाना चाहिए। इसके साथ उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि यह तनाज़ा भूख के आलमी बहरान की बाज़गश्त सुन रहा है। गुतरेज़ ने तशवीश का इजहार किया कि 10 मिलियन यूक्रेन शहरी अपने घर बार छोड़कर कहीं और मुंतकिल होने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया यूक्रेन के शहरों, कस्बों और देहातों में खौफनाक इंसानी मसाइब और तबाही का मुशाहिदा कर रही है। साथ ही उन्होंने इस जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करने और अमन बहाली करने का मौका देने की भी बात कही। आज भारत की आज़ादी पसंद अजीम मुफक्किर और सोशलिस्ट सियासतदान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यौम पैदाइश है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले के अकबरपुर में पैदा हुए। उन्होंने अपने पुख्ता और तरक्की पसंद अफकार से मुल्क को एक नई समत देने का काम किया।
उनके वालिद महात्मा गांधी के पैरोकार थे, लिहाजा वो अपनी इब्तदाई ज़िंदगी से गांधीयाई फ़लसफ़े की तरफ माइल थे और 10 साल की उम्र से ही सत्याग्रही बन गए। लोहिया ने अक़लियतों और ख़वातीन की फ़लाह व बहबूद में अहम किरदार अदा किया और अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में सियासत के अलावा भारतीय अदब, सियासत और आर्ट जैसे मौज़ूआत पर हज़ारों नौजवानों के साथ गुफ्तगू में काफ़ी वक्त गुजारा। लोहिया का इंतकाल 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में हुआ। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर राम मनोहर लोहिया को याद किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। वो मुतअद्दिद तारीख़ी वाक़यात में पेश रहे। उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। वो अपनी उसूली सियासत और फ़िक्री काबिलियत के लिए एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने तारीख़ के सफ़ात से कुछ दिलचस्प हक़ाइक़, डॉक्टर लोहिया कॉलार्ड कंगथो को एक ख़त और डॉक्टर लोहिया के वालिद और उनके दरमियान ख़त व किताबत की तस्वीर भी शेयर की। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सयाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। कश्मीर के श्रीनगर में तकरीबन 15 लाख फूलों से आरास्ता एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज दोबारा खुल जाएगा। श्रीनगर की मशहूर डल झील के किनारे जबरून पहाड़ियों के दामन में वाक़ई ट्यूलिप गार्डन तकरीबन 30 हेक्टेयर के रकबे पर फैला हुआ है। इसे 2007 में सियाहत को फ़रोग़ देने के मकसद से खोला गया था। इस साल बाग में 68 अक़साम के 15 लाख से ज़्यादा ट्यूलिप लगाए गए हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में नाज़रीन आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनक़लाब की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी है, JNU, DU समेत सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में अब कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ CUET के ज़रिए दाखिला मिलेगा। एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में करारदाद मंजूर। पोस्ट ग्रेजुएट और PhD में पहले की तरह ही नामजदगियाँ की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं रोज़नामा इनक़लाब के ही आलमी सफ़े की सुर्खी की अगर बात करें तो यूक्रेन के मेयर का तमाम शहरियों को बोरिसेल शहर छोड़ने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने कहा है कि रूस ममनुआ बम इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका ने ख़बरदार करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन के ख़िलाफ़ कीमियाई या हयातियाती हथियार इस्तेमाल ना करे। यूक्रेन के शहर में ख़ास करके एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब है बोरिसेल शहर और इसी वजह से ये जो है वहाँ लड़ाई फैलती जा रही है और मेयर ने कहा है कि तमाम शहरी बोरिसेल शहर जो है छोड़ दें। आगे बढ़ते हैं, एक और अखबार देखते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खी की बात करें तो पहली अहम सुर्खी है, ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के साथ सरमायाकारी करेगा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि हिंदुस्तान के साथ वो ताउन के लिए तैयार है और $28 करोड़ से ज़्यादा की सरमायाकारी करने जा रहा है। इसका मकसद ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को बढ़ावा दिया जाए और उसके इक़्तिसादी ताउन जो है उसको और मजबूत किया जाए। तिजारत और रोज़गार में भी इससे इजाफ़ा होगा दोनों ममालिक में। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर पर नज़र डालते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की है, खाने काबा और मस्जिद नबवी में एतकाफ़ की इस दफ़ा इजाज़त होगी। सऊदी अरब का 2 साल से आयद कोरोना और तमाम सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान है। सऊदी अरब में यौमिया केसेस में नुमाया कमी के बाद कोरोना पाबंदियों को अब पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है और अब 2 साल के बाद खाने काबा और मस्जिद नबवी में एतकाफ़ की इजाज़त दे दी गई है। रोज़नामा अखबार मशरिक़ की अगर अहम ख़बरों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे जो पहली सुर्खी लगाई गई है वो बीरभूम में 10 अफराद ज़िंदा जल गए और तृणमूल लीडर के कत्ल का बदला लेने के लिए कई घरों में आग लगा दी गई। ममता ने तहक़ीक़ात के लिए SIT तश्कील दी है। वहीं मरकज़ी हुकूमत ने 72 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। एक और अहम ख़बर जो रोज़नामा अखबार मशरिक़ की ही सुर्खी है, दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा शहर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली मुसलसल चौथे साल दुनिया का सबसे आलूदा दारुल हुकूमत रहा। यही नहीं कि 50 आलूदा तरीन शहरों में से 35 भारतीय हैं। यह इंकशाफ IQAIR की ताज़ा रिपोर्ट में किया गया है। 2021 के वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में नई दिल्ली को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे आलूदा हुकूमत और चौथा सबसे ज़्यादा आलूदा शहर के तौर पर दिखाया गया है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में खेल की अहम खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के दूसरे दिन आज पहले राउंड के मैच में कई कद्दावर भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे।
आलमी चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाली भारत के स्टार शटलर किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला डेनमार्क के मैडिस क्रिस्टोफरसन से होगा और दूसरी जानिब 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु, जो हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई थी, आज डेनमार्क के लिन क्याजफील्ड के मद्दे मुकाबिल होंगी। और साबिक आलमी नंबर 1 साइना नेहवाल आज फ्रांस के येले होयुक्से के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। बी सुमित और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी ने स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स मैच में डेनमार्क की नताशा पी एंथोनसन और मेडियोस्टरगार्ड को शिकस्त देकर दूसरे राउंड में जगह बना ली है। नताशा और वेस्टरगार्ड के खिलाफ पहले राउंड के मैच में भारतीय जोड़ी ने मैच 18-21, 21-16, 21-17 के फ़र्क से जीत लिया। वहीं दूसरे मैच में एमआर अर्जुन और त्रिशा जोली की भारतीय जोड़ी को मलेशिया के लापी जिंग और टिन क्यांग मिंग के हाथों 15-21, 17-21 के फ़र्क से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। और नाज़रीन, मौसम की मालूमात के साथ ही उर्दू ख़बरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।